Starting with the name of Almighty Allah, the Rahman, the Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sallimu taslima. Assalamu alaikum, dear candidates. I am your mentor Muhammad Faizan, an ex-Air Force personnel from EduSmart, the best coaching academy. और आज की इस वीडियो में बेटा हम इंशाल्लाह एएफएनएस का एक्सपीरियंस डिस्कस करेंगे 27 अगस्त 2026 का। बेटा याद रखिएगा, जब आप टेस्ट देने जाते हो ना, तो वहां पे जाके कभी भी कंफ्यूज नहीं। आज हमारी तकरीबन 12 कैंडिडेट्स अभी तक पास हुई हैं और 2 कैंडिडेट्स का रिजल्ट फेल गया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं समझना कि मेरी सारी कैंडिडेट्स पास ही होती होंगी, फेल भी होती हैं, और ये पॉसिबल है। ओके, सो उनका एक्सपीरियंस पहले डिस्कस करते हैं, फिर फेल होने की वजूहात भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, इस एक्सपीरियंस में मोर देन 100 एमसीक्यूज होंगे, एक डिटेल्ड एक्सपीरियंस होगा। सो आप लोगों ने अच्छे से इस एक्सपीरियंस को देखना है। ठीक है, let me share my screen, but I want you to please recite one time Drood Pak with me again. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sallimu taslima. Okay बेटा, हमारा ये जो एक्सपीरियंस है आज का, जो अभी हम डिस्कस करने लगे हैं, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वर्बल के एमसीक्यूज होंगे, फिर मे बी इंग्लिश के आए, एंड देन बाकी सब्जेक्ट्स के भी आएंगे। सो आपने अच्छे से और सुकून से एक्सपीरियंस को सुनना है। जो क्वेश्चन मेन क्वेश्चन होगा वो पेपर में आया होगा, इसके साथ मैं 3 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज भी दूंगा जो आपने खुद हल करने होंगे। ठीक है, ओके। पहला क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर बाइज एन आइटम फॉर ₹800 एंड सेल इट एट 25% प्रॉफिट, व्हाट इज सेलिंग प्राइस। एक शॉपकीपर ने एक आइटम खरीदी 800 रुपए की और बेची विद टाइप 25% प्रॉफिट। सबसे पहले तो हमें यह मालूम करना होगा कि 25% ऑफ 800 होता कितना है। सो ये जब हम मालूम करेंगे 25/100 मल्टीप्लाई बाय 800, जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा 200। मींस 800 की चीज खरीदी, 200 उस पर प्रॉफिट लिया, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितनी होगी। 800 में 200 जमा कर दो, 1000 हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कुछ एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो इन एमसीक्यूज को लाजमी प्रैक्टिस करिएगा, अगर टाइम ना हो तो आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर टाइम हो तो प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ओके ओके, एन आर्टिकल इज bought for ₹1200 और sold for 15% प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस क्या होगी 1380। एक आइटम 1700 की खरीदी, 15% उस पर लॉस हो गया, तो कॉस्ट प्राइस क्या थी। एक शॉपकीपर ने मार्क्स एन आइटम 25% अबव कॉस्ट प्राइस, 10% उस पर डिस्काउंट दिया, तो ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा 12.5% प्रॉफिट होगा। Okay, the price of an article is increased by 20% and then decreased by 20%. What is net change? आप इस तरह से सोचो कि एक चीज है, उसकी प्राइस 100 रुपीज है, 20% इंक्रीज की तो कितने की हो गई 120, फिर 20% डिक्रीज की उसकी प्राइस, अब 20% जो डिक्रीज होगी वो इस प्राइस के लिहाज से होगी और ये बन जाएगी तकरीबन 96। तो नेट चेंज क्या होगा 96, 4% डिक्रीज। ओके ओके, ए नंबर इंक्रीज बाय 25% एंड देन डिक्रीज बाय 20%, व्हाट इज नेट चेंज, ये आपने देखना है। ए सैलरी इंक्रीज फ्रॉम 40,000 टू 46,000, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। आपने डिफरेंस निकालना होगा और फिर इसके मुताबिक परसेंटेज देखेंगे तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा। ए पॉपुलेशन डिक्रीज बाय 10% एंड देन इंक्रीज बाय 10%, तो नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा। ये न्यू एमसीक्यूज है वर्बल में, दैट इज वाई मैंने ऐड किए हैं बहुत सारे, ये एमसीक्यूज आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, ए मैन कवर 20 किलोमीटर इन 1 hour and 40 minutes, हाउ मच टाइम डज ही टेक टू कवर 1 किलोमीटर। अब देखें, एक आदमी ने 20 किलोमीटर सफर तय किया, कितने टाइम में, 1 घंटा 40 मिनट में, यानी 100 मिनट्स में। 1 घंटा 40 मिनट में 100 मिनट्स ही होते हैं ना, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं प्लस 40 मिनट्स, 100 मिनट्स हो गए। अब वो कह रहे हैं 1 किलोमीटर कितने मिनट्स में करेगा, तो 1 किलोमीटर मालूम करने के लिए हम
100 डिवाइडेड बाई 20 कर देंगे, हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाएगा 5 मिनट्स में 1 किलोमीटर सफर तय होगा। ठीक है। एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं। ए व्हीकल कवर्स 90 किलोमीटर इन 1.5 आवर, व्हाट इज इट्स स्पीड? A person moving at 6 kilometers per hour covers 2.5 kilometers in how many minutes? A train travel 240 kilometers at 80 kilometers per hour. Find the travel time. अच्छा, अगर आपको कोई एमसीक्यूज परेशान करे, ना आता हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ऐड कर दूंगा जो भी वीडियो बनाऊंगा। ओके ओके। ए पर्सन कवर्स 20 किलोमीटर इन 1 आवर। एक पर्सन 20 किलोमीटर सफर तय करता है 1 घंटे में, यानी 60 मिनट्स में। 80 मिनट्स में वो कितना सफर तय करेगा? 60 मिनट में 20 किलोमीटर करता था, तो 1 मिनट में कितना सफर तय करेगा? 20/60। और 80 मिनट में कितना सफर तय करेगा? 20/60 ज़रब 80। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 26.7 किलोमीटर। एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं बेटा हमारे पास। एक कार ट्रेवल्स 60 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 45 मिनट्स? 45 किलोमीटर ही होगा। ए बस कवर्स 120 किलोमीटर इन 2 आवर्स, मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर, 30 मिनट में 30 किलोमीटर। ए साइक्लिस्ट ट्रेवल्स एट 18 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 20 मिनट्स? 6 किलोमीटर्स। माई ब्रदर्स सिस्टर इज योर मदर, व्हाट इज माई रिलेशन टू यू? ये मैं सारे क्वेश्चन कोशिश करता हूं समझाऊं आपको, क्योंकि ब्लड रिलेशंस काफी मुश्किल होते हैं। माई ब्रदर्स सिस्टर इज योर मदर, मेरे भाई की बहन आपकी अम्मी है। मेरे भाई की बहन मेरी बहन हुई या नहीं हुई? आप कहेंगे यस सर, आपकी बहन भी हुई। सो अगर मेरी बहन आपकी मम्मा है तो मैं आपका मामू नहीं लगूंगा, अंकल। राइट ऑप्शन अंकल। ठीक है। नेक्स्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं। ए इज बी सिस्टर एंड बी इज सी इज फादर, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी? देखो, ए और बी आपस में सिस्टर हैं। बी इज सी इज फादर, मतलब ये भाई है, ये बहन है, और इसकी एक बेटी है जिसका नाम सी है। तो ए सी की क्या लगेगी? आंटी लगेगी, क्योंकि वो सिस्टर है ना, बी इज बी की आंटी लगेगी। पी इज मदर ऑफ क्यू एंड क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर। पी मदर है क्यू की एंड क्यू इज ब्रदर ऑफ आर, यानी भाई हैं दोनों, तो ये लिख दिया। पी क्यू की मदर है, क्यू आर का भाई है, तो आर पी का क्या लगा, या पी आर की क्या लगी? मदर ही लगेगी। ए इज फादर ऑफ बी, बी इज मदर ऑफ सी, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी? ए इज फादर ऑफ बी, यानी ए है, ए फादर है बी का, बी इज मदर ऑफ सी, और बी सी की मदर है, तो ए क्या लगेगा? ग्रैंड फादर, नाना अबू लगेगा। ओके। एफ इज द, ये आज डी आई खान में आया है। एफ इज द सन ऑफ ई, एफ जो है ना वो ई का सन है। ई इज द डॉटर ऑफ डी, और ई डी की डॉटर है, तो डी एफ की क्या लगेगा? ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड फादर भी हो सकता है, ग्रैंड मदर भी हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन के कौन सा क्वेश्चन आ रहा है आपके पेपर में। नेक्स्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं। एक्स इज द सिस्टर ऑफ वाई एंड वाई इज फादर ऑफ जी, हाउ इज? एएफएनएस स्पेशल कोर्स हमने अनाउंस कर दिया बेटा। 2 से 3 दिन में आप अपनी एएफएनएस की मुकम्मल तैयारी कर सकते हो, और इन लेक्चर्स को लेने के बाद मैं आपको गारंटी दूंगा कि इंशाल्लाह आप 92% आप अपने टेस्ट को क्लियर कर सकते। मिलेंगे 3 बेसिक नॉन वर्बल के लेक्चर्स आपके सामने आ रहे हैं। बेसिक नॉन वर्बल के 3 लेक्चर्स। अक्सर कैंडिडेट्स जो फेल होती हैं, अपने टेस्ट को फेल करती हैं, वो नॉन वर्बल की वजह से करती हैं। फिर उसके बाद एक लेक्चर स्पेशल पर्सनैलिटी का मिलेगा, जिसके साथ प्रैक्टिस एमसीक्यूज आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिलेंगे इंशाल्लाह। आफ्टर दैट आपको मिलेंगे नॉन वर्बल के 3 स्पेशल लेक्चर्स। 3 बेसिक और 3 स्पेशल लेक्चर्स करने के बाद आपका नॉन वर्बल पोर्शन 100% क्लियर होगा। आफ्टर दैट आपको मिलेंगे 3 स्पेशल वर्बल के लेक्चर्स। 3 स्पेशल के वर्बल लेक्चर्स लेने के बाद कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इन लेक्चर्स से बाहर होगा। एंड आफ्टर दैट आपको एक फाइल और एक लेक्चर मिलेगा AEE का, जो एकेडमिक के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स हमें पहले से फॉलो करते हैं हमारे पुराने चैनल से, उनको पता है कि AEE कितना इंपॉर्टेंट होता है फॉर एकेडमिक। 0306689208 इस पे आप कांटेक्ट करके क्लासेस की डिटेल ले सकते हो। डिटेल क्या लेनी, 3250 रुपीज इसकी फी है।
आप अपनी फी पे करें। इसी नंबर पे जायज़ कैश इजी पैसा बना हुआ है, फी पे करके मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दें, आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा और उसी दिन आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। दैट्स इट। एक्स रिलेटेड टू जी, M is mother of N and N is father of P. What is M related to P? And same as it is. आपने इनकी भी प्रैक्टिस कर लेनी है, ये थोड़े से मुश्किल होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ द लेटर्स ऑफ मैनेजमेंट आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली विच लेटर कम्स थर्ड। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे क्या इसमें ए मौजूद है। हाँ जी, ए मौजूद है। बी मौजूद है? नहीं। सी मौजूद है? नहीं। डी मौजूद है? नहीं। ई मौजूद है? यस। एफ मौजूद है? नहीं। जी मौजूद है? यस। हमने थर्ड लेटर बताना तो थर्ड जी बनता है। नहीं, राइट ऑप्शन जी होगा बेटा। जो रिपीट होंगे ना, ए बी सी डी ई, जो रिपीट होंगे ना वो एक ही मर्तबा आपने लिखनी है, ठीक है। जो रिपीट होंगे वो आपने एक ही दफा लिखनी है। देखो ये उन्होंने दो दफा लिखा हुआ है, ऐसा नहीं करना। रिपीट होने वाले एक ही दफा आप लिखोगे। इसी तरह एजुकेशन का आप देख लीजिएगा, नर्सिंग के लिए देख लीजिएगा, हॉस्पिटल के लिए देख लीजिएगा। विच लेटर कम्स इमीडिएटली आफ्टर एम, एम के बाद एन ही आता है। आर से पहले क्या आता है? क्यू। विच लेटर इज 5 places आफ्टर एच, एम। 3 places आफ्टर पी, एम। ये देख लीजिएगा, वेरी सिंपल एबीसी आपको आनी चाहिए। ओके, कंप्लीट द सीरीज A to C4E6। नेक्स्ट क्या आएगा? एक अल्फाबेट छोड़ा बी, सी के बाद एक अल्फाबेट छोड़ा ई, ई के बाद एक अल्फाबेट छोड़ोगे ई एफ जी आ जाएगा। 2 4 6 8, G8 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, इसी तरह से ये तीन और भी क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपने ये तीनों करने हैं, ये तीनों पेपर में कहीं ना कहीं जरूर रिपीट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है B2 G5 L8 Q11, तो आगे क्या आएगा? बी और जी में कितने अल्फाबेट्स का डिफरेंस है? ए बी सी डी, सॉरी बी C D E F, 4 अल्फाबेट्स का डिफरेंस है। जी और एल में कितने अल्फाबेट्स का डिफरेंस है? HIJKL, 4 का। मींस हम क्यू के बाद भी 4 अल्फाबेट्स छोड़ेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। क्यू के बाद 4 अल्फाबेट छोड़ दो, RSTU, 4 अल्फाबेट छोड़ दिए, वी हमारे पास आ गया। 2 में 3 जमा किए 5, 5 में 3 जमा किए 8, 8 में 3 जमा किए 11, 11 में 3 जमा करेंगे तो 14, V14 इसका आंसर है। मैंने जो पार्ट 1 एक्सपीरियंस डिस्कस किया था, मैंने U14 आई थिंक सो कर दिया था, जो कि गलत है, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड MCQs हैं बेटा, ये आपने खुद करने होंगे, इनको अच्छी तरह से देखें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, 1 2 3 इज इक्वल टू 6, 3 4 5 इज इक्वल टू 12, देन 5 6 7 इज इक्वल टू वट। तो देखो 1 + 2 + 3 हम करेंगे तो 6 नहीं आता हमारे पास। इसी तरह 3 + 4 + 5 हम करेंगे अगर, तो 12 नहीं आता हमारे पास। अब इनको भी आप एड अप कर लो, 5 + 6 + 7, जब हम इनको जमा करेंगे 18 आ जाएगा। सो द राइट ऑप्शन विल बी 18 फॉर दिस क्वेश्चन। एक्सपेक्टेड MCQs देख लें और ये MCQs भी देख लें, ठीक है। अब देखें उन्होंने क्या कहा, A1 है, B2 है, Z26 है, तो नर्स का क्या वैल्यू होगी? तो आप देखें NABC में किस नंबर पे आता है? ABCDEFGHIJKLMN, 14वें नंबर पे, 14। यू कौन से नंबर पे आता है? OPQRSTU, यू आता है 15 × 6 = 21 नंबर पे। आर किस नंबर पे आता है? ABCDEFGHIJKLMNOPQR, आर आता है 18वें नंबर पे। इसी तरह जब इन सब के आप नंबर लिख के इनको एड अप करोगे तो 77 आंसर बनेगा, ठीक है। रीअरेंज द लेटर रैपिस, तो इससे क्या बनेगा? इससे पेरिस बनेगा, और पेरिस एक सिटी है, ये याद रखिएगा। आपसे कैटेगरी पूछते हैं, पेरिस एक सिटी है, लंदन भी एक सिटी है, जापान एक कंट्री है, इंडिया एक कंट्री है, ये भी आप याद रखिएगा। ये देखिए जापान के बारे में पूछा हुआ है, जापान एक कंट्री है। वो क्या देते हैं? वो ऐसे करके ऐसे आपको अल्फाबेट देते हैं, वो कहते हैं इससे क्या बनता है?
जापान जो कि कंट्री है। ओके, जापान ईस्ट एशिया में है। पेरिस एक सिटी है। एशिया एक कॉन्टिनेंट है। नील एक रिवर है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, इफ द 27th डे ऑफ अ मंथ इज संडे, अगर किसी भी महीने का 27th दिन संडे है तो थर्ड डे क्या होगा? तो हम -7 करेंगे। कुलिया आपको आता है। -7 करेंगे 20। 20वां दिन भी संडे, -7 करेंगे 13। 13वां दिन भी संडे, -7 करेंगे तो 6। 6 वाला डे भी संडे। अच्छा, 6 वाला दिन संडे है तो 5 वाला दिन क्या होगा? सैटरडे। 4 वाला दिन क्या होगा? फ्राइडे। 3 वाला दिन क्या होगा? थर्सडे। राइट ऑप्शन थर्सडे। ओके, अगर 15वां दिन मंडे है तो पहला दिन क्या होगा? अगर 22वां दिन फ्राइडे है तो 8th वाला दिन क्या होगा? अगर 30वां दिन अगर 30वां दिन ट्यूसडे है तो सेकंड डे क्या होगा? ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, आपको ये आने चाहिए। ठीक है, जस्ट वेट अ वाइल। एक की कॉल आई थी। ओके, इफ यस्टरडे वाज मंडे व्हाट डे विल बी आफ्टर टुमारो? देखिए, यस्टरडे क्या होता है? वो दिन जो गुजर गया है ना, उसे हम यस्टरडे कहते हैं। यस्टरडे के बाद आता है टुडे, आज का दिन। टुडे के बाद आता है टुमारो, जिसे मैं टीएम से जाहिर करता हूं। अब हमें बताना है आफ्टर टुमारो, यानी टुमारो से भी अगला दिन, ये हमें बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब यस्टरडे उन्होंने बता दिया मंडे है, तो आज क्या होगा? अगर यस्टरडे गुजरे हुए दिन मंडे है तो आज क्या होगा? ट्यूसडे। टुमारो क्या होगा? वेडनेसडे। आने वाला दिन क्या होगा? वेडनेसडे के बाद वाला थर्सडे। प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं। अगर आज वेडनेसडे है तो 10 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? अगर आने वाला कल फ्राइडे है तो यस्टरडे क्या होगा? इफ 2 days ago was Sunday, what day is tomorrow? That is right option is Wednesday। ठीक है। ओके, नेक्स्ट बेटा, मैंने आपको बोला तो है मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी आप फिर से कॉल कर रही हो। ओके, इफ द फोर्थ डे ऑफ मंथ इज ट्यूसडे व्हाट डे विल बी 26th डे बी? तो जैसे हमने पहले -7 करके नहीं आए थे, वैसे हम ++7 कर देंगे। मतलब 4 + 7 11, 11 + 7 18, 18 + 7 25। देखिए, 25th का जो दिन होगा वो भी ट्यूसडे ही होगा, क्योंकि 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता है। अगर 25th वाला डे ट्यूसडे है तो 26th वाला डे वेडनेसडे होगा। ओके, नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, इफ द 10th डे ऑफ मंथ इज फ्राइडे, तो 24वां दिन क्या होगा? वो भी फ्राइडे होगा। ये देख लीजिए, क्योंकि 10 में 14 जमा किए तो ऑब्वियसली वही दिन बन जाता है। इफ यस्टरडे वाज वेडनेसडे व्हाट डे विल बी 3 days आफ्टर टुमारो? इफ 1st जनवरी इज मंडे देन 15th जनवरी को क्या होगा? सो दीज आर सम एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज फॉर दिस टाइम। ओके, नेक्स्ट बेटा हमारी जो टाइप है, जो हम एमसीक्यूज अभी डिस्कस करने लगे हैं, वो एज के रिलेटेड है। ए बॉय इज 10 years old एंड हिज ब्रदर इज ट्वाइस हिज एज, what will be their age ratio after 10 years? Okay, ए बॉय इज 10 years old, 10 साल का है वो बॉय, और उसका ब्रदर ट्वाइस है, मतलब वो 20 का है। 10 साल के बाद एजेस क्या होंगी? 20 और 30। तो इनकी रेशो कितनी है? 0 से 0 काट दो, 2:3 इनकी एज रेशोज है। एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं। A is twice as old as B. 6 years ago, A was 3 times as old as B. Find their present ages. Two persons' ages are in the ratio 4:5. Their total age is 45 years. तो इनका वो क्या होगा? इनकी एजेस क्या होगी? 20 साल और 25 साल। A father is 30 years older than his son. After 5 years, the father will be 3 times the son ages.
Find their present ages. So these are some important questions related to age. Okay. A city has population of 1 lakh. If population increased by 10% annually, what will be its population after 2 years? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखें, एक सिटी की पॉपुलेशन बेटा कितनी है? 1 लाख. 10% एनुअली इंक्रीज हो रही है, मतलब पहले साल कितनी इंक्रीज हो गई? 10% ऑफ 1 लाख. 10,000 पहले साल इंक्रीज हुई, तो टोटल पहले साल कितनी होगी? T1 1,10,000 हो गई. अब दूसरे साल जो इंक्रीज होगी वो ये इसका 10% इंक्रीज होगी. सो 10% ऑफ 1,10,000 किसके बराबर होगी? 11,000 के बराबर हो जाएगा. और टोटल दूसरे साल जो बन जाएगी हमारी आबादी, वो बन जाएगी 1,10,000 में 11,000 जमा कर दो, 1,21,000 आबादी टोटल हो जाएगी आफ्टर 2 years. एंड आफ्टर दैट हेयर आर 3 एक्सपेक्टेड MCQs. इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा. एन एरो पॉइंट्स अपवर्ड. एक एरो अपवर्ड पॉइंट करता है. इन ईच नेक्स्ट फिगर इट रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज. यानी कि क्लॉकवाइज क्या होता है? घड़ी की सम्मत में. वो कहता है जी वो 3 दफा 90 डिग्री घूमता है, तो अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी? पहली दफा, दूसरी दफा, तीसरी दफा. अब उसकी डायरेक्शन बेसिकली लेफ्ट की जानिब है. सो द राइट ऑप्शन विल बी लेफ्ट. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है ट्राइंगल रोटेट 45 डिग्री क्लॉकवाइज इन ईच स्टेप. व्हाट इज द टोटल रोटेशन आफ्टर 4 स्टेप्स? 180 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा बेटा. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एन एरो पॉइंट्स ईस्ट एंड रोटेट्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ट्वाइस. व्हाट इज द फाइनल डायरेक्शन? द डायरेक्शन विल बी वेस्ट. ओके. A figure rotate 120 degree clockwise repeatedly after 3 rotations. What will be its orientation? Same as the original. क्योंकि 120 डिग्री है ना, 120 डिग्री को अगर हम 3 दफा रोटेट करेंगे 360 डिग्री का एंगल बन जाएगा मुकम्मल एक सर्कल. तो वो ओरिजिनल हालत में ही आ जाएगी शेप. ओके. नेक्स्ट हमारे पास ये बेसिकली नॉन वर्बल का क्वेश्चन है बेटा. नॉन वर्बल का ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था. सो आप इसको लीव कर दो, कोई मसला नहीं. अच्छा, आपके पेपर में बेटा वाटर इमेज का क्वेश्चन आता है. मैं एक कॉल ले लूं क्योंकि आज बहुत सारी कॉल्स आनी है. वालेकुम अस्सलाम. मैं अभी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं. जो भी आपका क्वेश्चन है जल्दी पूछें. ओके. मैं व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दूंगा जब मैं फ्री हो तो. ओके. सो बेटा वाटर इमेज क्या होता है? नॉन वर्बल में अक्सर वाटर इमेज और मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट आता है. आपको अगर कॉन्सेप्ट आएगा तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकोगे. वाटर इमेज क्या होता है? फर्ज करो आपकी शेप ए है तो वो इस तरह से उलट जाएगी, मतलब उलट जाएगी ऐसे, अप टू डाउन उलट जाएगी कोई चीज. इसे हम कहते हैं वाटर इमेज. और मिरर इमेज क्या होता है? लेफ्ट टू राइट किसी चीज का चेंज होना, ये मिरर में होता है. मिरर क्या करता है? किसी भी शेप को लेफ्ट टू राइट चेंज कर देता है. वाटर इमेज अप टू डाउन चेंज कर देता है. ठीक है. ओके. इंग्लिश पोर्शन. मैं इस साल बहुत ही श्योर था, पहले आते थे 2 से 3 MCQs इंग्लिश के, लेकिन मैं इस साल श्योर था कि आपको 10 तक MCQs आ सकते हैं. एंड अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 15 क्वेश्चंस भी आ रही हैं. और ये सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बच्चों को पढ़ाई हुई हैं. अब देखें, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडवर्ब इन सेंटेंस शी रेयरली विजिट्स हर रिलेटिव्स ड्यूरिंग विंटर. यहाँ पे रेयरली, ये कौन सा एडवर्ब है? ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है. हाउ ऑफन, कितनी दफा, ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. अगर आए क्विकली, सॉफ्टली, स्लोली, तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है. ये भी याद रखिएगा, पेपर में आ रहा है ये भी. देखें, ही ऑलवेज अराइव्स अर्ली, ऑलवेज आ गया, ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है. रेयरली, ऑलवेज, ऑफन,
ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं। शी आंसर्ड पोलाइटली, देखें पोलाइटली, सॉफ्टली, क्विकली, ये बेसिकली एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। दे विल लीव टूमारो, टूमारो, यस्टरडे, टुडे, ये एडवर्ब ऑफ टाइम को शो करते हैं। ओके ओके, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडवर्ब इन सेंटेंस। सॉफ्टली, मैंने आपको बताया सॉफ्टली, पोलाइटली, क्विकली, स्लोली, दीज आर एडवर्ब ऑफ मैनर। देखिए क्विकली, ये भी मैनर में आता है। ऑफन, फ्रीक्वेंसी, टुमारो, टाइम। इसके लिए अच्छे बेटा, टाइप ऑफ एडवर्ब इस सेंटेंस में डूटो, ही ऑलवेज रीचेस स्कूल ऑन टाइम। ऑलवेज, ऑलवेज भी शो किसको कर रहा है? फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। सो एडवर्ब की टाइप्स, बड़ी सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आ रहे हैं। नेवर, ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। आउटसाइड एडवर्ब ऑफ प्लेस है। वेरी ब्यूटीफुल, ये जो वेरी है ना, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री को, शिद्दत को शो कर रहा है। विच सेंटेंस कंटेन्स एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इसमें बिकॉज है, ये जो एंड और बट एंड, ये बेसिकली कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं, जबकि बिकॉज और इफ ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं। ठीक है। ऑल्दो ही वॉज टायर्ड, ही कंटिन्यूड वर्किंग, इसमें ऑल्दो कंजंक्शन है, बस कंजंक्शन हमने फाइंड आउट करनी थी। आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम, ये भी पेपर में आया क्वेश्चन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की एग्जांपल्स हैं अनलेस और बिकॉज और ऑल्दो, ये तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, बट जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है। कंप्लीट द सेंटेंस, कंप्लीट द सेंटेंस। आई वांटेड टू गो आउटसाइड डैश, इट वाज रेनिंग, बट इट वाज रेनिंग। He studied hard, so he passed the test. She wanted tea or coffee. अली एंड अहमद दो हैं, तो इसलिए हमने एंड, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम यूज करेंगे जमा करने के लिए। एडिशन के लिए हम हमेशा एंड यूज करते हैं, बट हम कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज करते हैं, ये याद रखिएगा। कंप्लीट द सेंटेंस। स्टडी हार्ड आर यू विल नॉट पास द टेस्ट, अल्टरनेटिव कॉन्सिक्वेंस हैं। वर्क हार्ड एंड यू विल सक्सीड। लीव नो आर यू विल लीव द बस। ये सब कंजंक्शंस हैं, कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। ही वाज टायर्ड बट ही कंटिन्यू वर्किंग। विच वर्ड इज द कंजंक्शन इन द सेंटेंस? अली एंड अहमद, एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। आइडेंटिफाई द कंजंक्शन। आई स्टेड बिकॉज, बिकॉज कंजंक्शन है। कंजंक्शन और इसमें है, बट कंजंक्शन है। ठीक है। Choose the correct preposition. She is proficient in English. He is devoted to his profession, या he is devoted to religion, ये भी पेपर में बड़ी दफा आया है। She is interested in biology, और अगर गुड आएगा तो गुड के साथ आएगा at, वो नीचे आ ही गया है। He is devoted to his work. She is addicted to social media, capable of, proud of। इनको आपने अच्छे तरीके से बेटा देख लेना। ओके। नेक्स्ट हमारे पास है चूज द क्लोजेस्ट सिनोनिम ऑफ मेटिकुलस। मेटिकुलस बेसिकली क्या होता है बेटा? मेटिकुलस कहते हैं जो एक्सट्रीमली केयरफुल पर्सन हो और अटेंटिव टू डिटेल हो। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आ जाएगा बेटा थॉरो। अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी मैं अभी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, प्लीज व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दें, मैं जब फ्री होता हूँ आपको जवाब देता हूँ। ठीक है उधर। ओके, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अबंडेंट? अबंडेंट कहते हैं वो चीज जो एक्सेसिवली मौजूद हो, प्लेंटीफुल। सिनोनिम ऑफ डिलिजेंट इज हार्ड वर्क, कॉन्साइज, ब्रीफ। ओके, चूज द बेस्ट एंटोनिम ऑफ रेलुक्टेंट। एंटोनिम कहते हैं मुतरादिफ बताना, जो अलग हो, मुतरादिफ हो। विलिंग इसका ऑप्शन है। और एंटोनिम ऑफ स्कार्स इज अबंडेंट, होस्टाइल का एंटोनियम फ्रेंडली है, परमानेंटली का टेम्परेरी है। ओके, चूज द बेस्ट सिनोनिम ऑफ अब अबंडेंट, प्लेंटीफुल हम ऊपर पढ़ चुके हैं, इनको आप देख लीजिएगा। ओके, चूज द करेक्ट
ओके, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। द नर्स एडमिनिस्ट्रेटेड द मेडिसिन। हमें पता है कि हम जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कैसे बनता है, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। द मेडिसिन पहले आ जाएगा, द मेडिसिन। अब ईडी पहले है तो वाज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द नर्स। हाँ, चार ऑप्शन ठीक है। द डॉक्टर एग्जामिन्ड द पेशेंट। They will announce the result tomorrow. She has completed the task. The task has been completed by her. ये कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं, ये एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज कह सकते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। शी हैव कंप्लीटेड हर, शी के साथ हैज आएगा, हैज कंप्लीटेड हर। ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, दे हैव, शी हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड। ठीक है, जब पास्ट परफेक्ट का टेंस होगा तो हैड इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज वी विल यूज हैज इन प्रेजेंट परफेक्ट। एंड ही और शी के साथ हैज यूज होता है, दे के साथ हैव यूज होता है। चूज द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल ही सब्जेक्ट आएगा। Each of the students are prepared, नहीं, each of the students is prepared, each is singular। ठीक है, neither Ali nor Ahmad is present, the news is surprising, ये पिछली दफा पेपर में आ रहा था। मैथमेटिक्स, फिजिक्स आए, मैथमेटिक्स आए, केमिस्ट्री आए, उसके साथ हम is का यूज करेंगे। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। Neither the teacher nor the students was ready. Neither the teacher nor the students। अब देखें इधर neither the teacher और nor the students हैं, तो ये हम एज ए प्लूरल लेते हैं, दैट इज वाई वी विल यूज वर। नाइदर नॉर के साथ हम क्या यूज करते हैं, हम प्लूरल स्टूडेंट्स को लेते हैं और वर यूज करते हैं। इनको आप देख लीजिए। चूज द करेक्ट आर्टिकल। शी वांट्स टू बिकम एन एफएनएस ऑफिसर। ठीक है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, शी बॉट डैश यूनिवर्सिटी प्रोस्पेक्टस ए। क्योंकि यूनिवर्सिटी को वैसे तो हमने बचपन से कॉन्सेप्ट अपना बनाया हुआ है कि AEIOU के साथ हम एन आर्टिकल यूज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम वर्ड बोलें जैसे अम्ब्रेला, ऑनेस्ट और, तो इनके साथ हम एन का यूज करते हैं जिनको बोलने से वॉवल जैसा साउंड आए, आइन, अलमद्दा या अलिफ जैसा। लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी को बोलते हैं तो ये ऐसी आवाज देता है, ये छोटी ये या बड़ी ये आप कुछ भी कह सकते हो। दैट इज वाई वी विल यूज ए आर्टिकल। ही सा एन एलिफेंट, एलिफेंट के साथ हम एन लगाएंगे। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड रिसीव, बाकी देख लीजिएगा। ओके, 1 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हाउ मेनी डिग्रीज, 57.3 डिग्री। 2 पाई ओवर 2 रेडियंस इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्रीज, 90 डिग्री। 270 डिग्री किसके कितने रेडियंस के बराबर होती है, 3 पाई ओवर 2 रेडियंस के। 2 पाई रेडियंस 360 डिग्रीज के इक्वल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये पाई जो लिखा हुआ है ये बेसिकली ये है, 2 पाई 360 के बराबर होता है। AFNS स्पेशल कोर्स हमने अनाउंस कर दिया बेटा, 2 से 3 दिन में आप अपनी AFNS की मुकम्मल तैयारी कर सकते हो। और इन लेक्चर्स को लेने के बाद मैं आपको गारंटी दूंगा कि इंशाल्लाह आप 92% आप अपने टेस्ट को क्लियर कर सकते। मिलेंगे 3 बेसिक नॉन वर्बल के लेक्चर्स आपके सामने आ रहे हैं। बेसिक नॉन वर्बल के 3 लेक्चर्स। अक्सर कैंडिडेट्स जो फेल होती हैं, अपने टेस्ट को फेल करती हैं, वो नॉन वर्बल की वजह से करती हैं। फिर उसके बाद एक लेक्चर स्पेशल पर्सनैलिटी का मिलेगा, जिसके साथ प्रैक्टिस MCQs आपको PDF की फॉर्म में मिलेंगे इंशाल्लाह। आफ्टर दैट आपको मिलेंगे नॉन वर्बल के 3 स्पेशल लेक्चर्स। 3 बेसिक और 3 स्पेशल लेक्चर्स करने के बाद आपका नॉन वर्बल पोर्शन 100% क्लियर होगा। आफ्टर दैट आपको मिलेंगे 3 स्पेशल वर्बल के लेक्चर्स। 3 स्पेशल के वर्बल लेक्चर्स लेने के बाद कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इन लेक्चर्स से बाहर होगा। एंड आफ्टर दैट आपको एक फाइल और एक लेक्चर मिलेगा AEE का, जो एकेडमिक के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स हमें पहले से फॉलो करते हैं हमारे पुराने चैनल से, उनको पता है कि AEE कितना इंपॉर्टेंट होता है फॉर एकेडमिक।
0306689208, इस पे आप कांटेक्ट करके क्लासेस की डिटेल ले सकते हो। डिटेल क्या लेनी, 3250 रुपीज़ इसकी फ़ी है। आप अपनी फ़ी पे करें, इसी नंबर पे जायज़ कैश इजी पैसा बना हुआ है, फ़ी पे करके मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दें, आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा और उसी दिन आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। दैट्स इट। 3 पाई/2 270 डिग्री के बराबर होता है। ऊपर वाला आप देख लीजिएगा। एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई रेडियन, यानी पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 180। अगर 2 पाई 360 किया तो पाई 180 के बराबर ही होगा ना, समझ रहे हो। पाई/4, पाई/4 45 डिग्री के बराबर होता है। 180 डिग्री पाई के बराबर होता है, 360 डिग्री 2 पाई के बराबर होती है। ओके, two resistors of 4 ohm and 6 ohms are connected in a parallel. What is their equivalent resistance? देखें, सबसे पहले देखें रेजिस्टर दो हैं, 2 और 4 और 6, लेकिन कनेक्टेड पैरेलल हैं। जब पैरेलल रेजिस्टर होंगे तो क्या होगा हमारे पास, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करने का फॉर्मूला RE = R1 क्रॉस R2, और नीचे इन दोनों को जमा कर दो, R1 = R2। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.4 ओम रेजिस्टर निकल जाएगा। सर हमने ये फार्मूला कभी पढ़ा नहीं हुआ, आपने पढ़ा हुआ है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करने का 1/R1 + 1/R2। बेसिकली ये भी वही है फार्मूला जो हमने नीचे पढ़ा है, ठीक है। बाकी इनको भी आपने अच्छे से देख लेना है। हाँ, अगर ये तो आए हैं रेजिस्टेंस के हवाले से, वोल्टेज के हवाले से भी आ सकते हैं। सो आपने अपने बुक से फॉर्मूला जरूर याद करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, सीरीज में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, और उनको कमेंट बॉक्स में भी आपको बताना होगा, ठीक है। बिल्कुल, ये भी उसी तरह से आपने करना है एमसीक्यूज। रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या है, ओहम मीटर, ठीक है। ओके, ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का यूनिट है साइमंस पर मीटर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विच डायमेंशन ऑफ वायर, लेंथ। If the length of a wire doubled and its area becomes half, what happens to its resistance? It becomes 4 times। ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। R = रो लेंथ ओवर एरिया। वो कह रहे हैं अगर लेंथ को हम डबल कर दें, यानी रेजिस्टेंस की जो लेंथ है उसको 2L कर दें और एरिया को हाफ कर दें, तो क्या होगा, ये दो भी ऊपर चला जाएगा, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगी, रेजिस्टेंस 4 टाइम हो जाएगी। A resistor has resistance R, length doubled, cross sectional area remains constant. What happens to its resistance? वही काम हुआ ना, रेजिस्टेंस का हमने अभी क्या फॉर्मूला पढ़ा है, लेंथ ओवर एरिया। उन्होंने कहा कि रेजिस्टेंस है R, इसकी लेंथ को डबल कर दिया गया, लेंथ को डबल कर दिया, एरिया सेम रहा, 2L/A। दो को बाहर निकाल दो, ρL/A, तो कितनी रेजिस्टेंस हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी, 2R हो जाएगी। इसी फॉर्मूला से हमने 2-3 क्वेश्चन और एक्सट्रैक्ट किए हैं, आप ये भी देख सकते हैं, इजीली हो जाएंगे आपसे, उम्मीद है मुझे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जस्ट बेटा वाइल बेटा।
ओके, बोल बोल के थक गया हूं। If velocity of a body is doubled while its mass remains constant, what happens to its kinetic energy? देखिए बेटा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है हाफ एम वी स्क्वायर। उन्होंने कहा अगर वेलोसिटी को डबल कर देंगे, मैस सेम रहे, तो काइनेटिक एनर्जी से पे क्या अमल होगा, क्या फर्क पड़ेगा। हम वेलोसिटी को डबल कर देते हैं, हाफ एम, फोर वी का स्क्वायर, फोर बाहर निकल जाएगा, फोर हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी देखो कितनी हो गई, फोर टाइम्स हो गई सिंपली। इस तरह से आपने ये भी करना है। आज के एक पेपर में मैंने ये भी एमसीक्यूज देखा है 9 टाइम्स वाला, सो आपने अच्छे से करके जाना है। ठीक है, आ ही गया। वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिकम्स 3 टाइम्स मैस अनचेंज, तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इंपैक्ट होगा, 9 टाइम्स हो जाएगी वेलोसिटी। जब 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। ये आपने खुद करने हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट और तकरीबन 1000 ऑफ टाइम्स पेपर में आ चुका है और इस साल भी आ गया। इफ मोमेंटम इज डबल्ड व्हाइल मास रिमेन्स कांस्टेंट, व्हाट हैपेंस टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का ये देखो फॉर्मूला क्या है जी, मोमेंटम का स्क्वायर ओवर 2m, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। अच्छा, जब मोमेंटम को डबल किया तो बेसिकली 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी इधर भी। वेरी इंपॉर्टेंट वन, इसको भी आपने लाजमी देख लेना और इसके एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज भी आपने कर लेने हैं। विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द स्पीड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहती है। वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहती है, ठीक है। अब देखिए, आपको एक और चीज देखनी है पेपर में, इस तरह से आ सकता है कौन सी क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट। वेलोसिटी भी ऑप्शन है, स्पीड भी है, लेकिन लगाया हमने स्पीड है। फर्ज करो अगर स्पीड नहीं है तो फिर आप वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी लगा सकते हो, आपके पेपर में एमसीक्यूज इस तरह से भी आ सकते हैं। Expected MCQs are what is the direction of centripetal acceleration towards the center। centripetal force हो, centripetal acceleration हो, circular motion हो, डायरेक्शन उसकी towards the center ही होती है। centripetal acceleration का फॉर्मूला ये है, और फोर्स का अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो वो होता है mv स्क्वायर ओवर आर। ये भी याद रखिएगा और इस क्वेश्चन को भी आप कर लीजिएगा, इस फॉर्मूला की मदद से होगा। इलेक्ट्रिक पावर इज गिवन बाय विच रिलेशन, P इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा बेसिकली होती है, और इसका न्यूमेरिकल पेपर में पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। और ये मैंने पता नहीं कितनी दफा आपको ये बताया कि ये 3 फार्मूलाज हैं, एक न्यूमेरिकल तो आपके पेपर में पक्का आएगा, लेकिन पता नहीं आप सुनते नहीं हो मेरी बात, पता नहीं क्यों नहीं सुनते। सुना करो बेटा, मेरी जो बातें होती हैं वो मोतियों की तरह होती हैं, और मैंने जो चीजें आप लोगों को पढ़ाई होती हैं वो पेपर में आती हैं। सुना करो इन चीजों को। पावर का ऐसा यूनिट बेटा वाट होता है। उसके बाद ये एक न्यूमेरिकल पेपर में आया, मैंने इसका वो लिख दिया है, फॉर्मूला लिख दिया है न्यूमेरिकल की, क्योंकि स्टेटमेंट बच्चों को याद नहीं थी। रिलेशनशिप बिटवीन वेव स्पीड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, वही v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। न्यूमेरिकल आएगा पेपर में, बिल्कुल आएगा। और इस फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ट्स है, और इस तरह से आपका बेटा न्यूमेरिकल पेपर में आएगा, इसको भी आपने देख लेना है, ठीक है। ओके, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ये इसकी डायमेंशन है। अगर दूसरा फॉर्मूला जस्ट पूछा जाए तो ये फोर्स का फॉर्मूला है, ये भी आपको आने चाहिए। फोर्स की डायमेंशन भी आपको आनी चाहिए, एनर्जी की डायमेंशंस भी आपको आनी चाहिए, प्रेशर की डायमेंशंस भी आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एन ऑप्टिकल डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, व्हाट अकर्स। when light travels from an optical denser medium to a rare medium, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ लाइट आई है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। जब भी इंसिडेंस का एंगल ग्रेटर हो क्रिटिकल एंगल से, तो बेसिकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही होती है। ऑप्टिकल फाइबर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे अमल करती है, ये क्वेश्चन बी पेपर में आया हुआ है, मे बी आगे आ जाए। At the critical angle, the angle of refraction is equal to 90 degree. Can total internal reflection occur when light travels from air to glass? No. A photodiode normally operate under which condition? Photodiode basically reverse bias conditions पे वो करता है, वर्क करता है।
ए फोटोडायोड कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक करंट। जब लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाए तो फोटो करंट भी इंक्रीज हो जाता है। फोटो करंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ड्यू टू जनरेशन ऑफ व्हाट बाय इंसिडेंट प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। कैपेसिटेंस का बेटा ऐसा यूनिट क्या है? कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट बेसिकली फेरेड है। इसका फॉर्मूला भी याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है इसका न्यूमेरिकल, क्योंकि आता है। और ये एक क्वेश्चन दो जो है इधर बड़े इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं अगर हम प्लेट्स का एरिया डबल कर दें तो कैपेसिटेंस भी डबल हो जाएगी, और अगर हम जो प्लेट्स होती हैं इनका दरमियान जो डिस्टेंस है वो बढ़ा दें, डबल कर दें, तो कैपेसिटेंस हाफ हो जाएगी। बड़ी दफा ये पेपर में पूछा गया हुआ है। ओके, ए कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द फोकल पॉइंट। मैंने फिजिक्स का कल ही लेक्चर पढ़ाया है, कल ही यूट्यूब पे लेक्चर फ्री वाला अपलोड किया, और यही एमसीक्यूज उसमें था। ओके, एन ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकल लेंथ f and 2f of a convex lens forms an image where beyond 2f. An object at 2f forms an image where at 2f. An object inside the focal length forms what type of image? Virtual, erect and magnified। ये एमसीक्यूज पिछली दफा पेपर में आ रहा था। Which electromagnetic radiations has the highest frequency? Gamma rays। याद रखें, पेपर में फिजिक्स बच्चों को ज्यादा तंग कर रही है, याद रखें। अच्छा जी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडियो वेव्स हैं। विजिबल लाइट और माइक्रोवेव्स के बीच में जो रेडिएशन है वो इंफ्रारेड रेज हैं। विच हैज ए हायर फ्रीक्वेंसी एक्स रेज एंड अल्ट्रावायलेट रेज। एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी हायर है देन अल्ट्रावायलेट रेज। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन KMnO4? दैट इज +1। आप इस तरह से फाइंड आउट भी कर सकते हो। इसी तरह से क्रोमियम की पूछी जा सकती है, +6। सल्फर की H2SO4 में +6। एमोनियम आयन में नाइट्रोजन की पूछी जा सकती है, दैट इज -3। which factors changes the rate of reaction but does not change the equilibrium constant? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम होता है एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करना, रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज करना, लेकिन ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसे हम KC कहते हैं उस पर कोई इंपैक्ट नहीं करता। केमिस्ट्री का जो लेक्चर मैंने पढ़ाया है उसमें ये एमसीक्यूज मौजूद था फ्री वालों में। कौन सा फैक्टर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज कर सकता है? टेम्परेचर। कैटलिस्ट नहीं चेंज करता पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को, बिल्कुल ठीक है। व्हाट डज ए कैटलिस्ट रिड्यूस? कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करती है, रिड्यूस करती है, खुद कंज्यूम नहीं होती केमिकली। अच्छा, कौन से एलिमेंट की हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है? दैट इज फ्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली इंक्रीज अक्रॉस अ पीरियड इन विच डायरेक्शन? लेफ्ट टू राइट। अच्छा, कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन और सल्फर ऑक्सीजन। लिथियम, सोडियम और पोटाशियम में से कौन सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? वो है पोटाशियम। और अगर पूछा जाए सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो सीजियम है। ये भी आपने याद रखना है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बिलोंग्स टू विच मेजर एंजाइम्स क्लास? ऑक्सीडो रिड्यूस्टेसिस। which when two atoms share a pair of electrons, which type of bond is formed? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जब दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को। which bond is formed by transfer of electrons? आयनिक बॉन्ड। NaCl में आयनिक बॉन्ड होता है। H2 में बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरह नाइट्रोजन में पूछा जाता है, इसमें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। विच गैस इज द मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ एटमोस्फेयर? दैट इज नाइट्रोजन, जो कि 78% है अर्थ एटमोस्फेयर में। और ऑक्सीजन की अर्थ एटमोस्फेयर में 21% है। मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस जो है वो आर्गॉन है अर्थ एटमोस्फेयर में। और विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस? दैट इज ऑक्सीजन, वेरी इंपॉर्टेंट वन। एवोगैड्रो नंबर का आपको पता है। अब वो पूछते हैं कि अगर 2 मोल्स हैं सबस्टांस के तो एवोगैड्रो नंबर कितने होंगे? 2 को 6.02 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली ये बनेगा। अगर हाफ पूछेंगे तो हाफ को 6.02 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा।
कार्बन 12 में कितने एटम्स होते हैं? इतने ही होते हैं एवोगैड्रो नंबर के बराबर। सो दीज आर सम वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स और आपको आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन स्टैंडर्ड ग्रेफाइट लेयर sp2? इथाइन में sp, इथीन में sp2 और ईथेन मीथेन में sp3। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन नहीं DI खान में आया। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम इन इथाइन C2H2 में sp है। इथाइन में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, इथाइन में ज्योमेट्री लीनियर। हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑफ इथाइन? इथाइन में कितने कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स में कितने पाई बॉन्ड्स हैं? बेसिकली दो ट्रिपल कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स। विच सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हैज जीरो नेट पोल डाइपोल मोमेंट CO2? इसी तरह आपको डाइपोल मोमेंट और भी पूछा जा सकता है। BF3 पोलर है, नॉन पोलर? नॉन पोलर है। NH3 पोलर है, नॉन पोलर है? पोलर है। H2O क्यों पोलर है? क्योंकि इसका बेंट स्ट्रक्चर होता है, सॉरी हाँ बेंट स्ट्रक्चर होता है, और जो बॉन्ड पोल्स होते हैं ना वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है। द अप्रोक्सीमेट pH of 10 is power minus 8 HCl at 25 degree centigrade is 6.98। इनको आपने देख लेना बेटा, ये पेपर में आएगा, आपके पेपर में MCQs आएगा किसी ना किसी सेंटर में, ये जरूर रिपीट होगा। फॉर द इक्विलिब्रियम N2 plus 3H2 2NH3 increasing pressure will shift the equilibrium in which direction? राइट डायरेक्शन। जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो रिएक्शन राइट डायरेक्शन में चलेगा। Which compound normally gives a positive tolerant test? Ethanol basically gives the positive tolerant test और प्रोड्यूस करता है सिल्वर मिरर। इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बेसिकली कहते हैं। ठीक है बेटा, इसके लिए भी आपने रेडी रहना है कि इसे सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। पेपर में इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कौन सा सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, दैट इज एथेनॉल। ऑप्शंस देख लें, ईथेन, इथेनॉल, ईथीन और इथाइन है, ये पहले आप देख लें कोर्स। ओके ओके, व्हाट ऑब्जर्वेशन इंडिकेट्स अ पॉजिटिव टोलेंट टेस्ट? क्योंकि सिल्वर मिरर बन जाता है। Which functional group is commonly detected using Tollner reagent? एल्डिहाइड ग्रुप टोलन टेस्ट को यूज करके डिटेक्ट किया जाता है। Does acetone normally give a positive टोलन टेस्ट? No. Ketones बेसिकली टोलन टेस्ट नहीं देती, एल्डिहाइड्स देती हैं। Which intermolecular force is particularly strong between water molecules? That is hydrogen bonding, जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है बेटा। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्पेशली स्ट्रॉन्ग व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्ड टू विच एलिमेंट्स? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। Why does water have a relatively high boiling point? Strong intermolecular forces that are called as hydrogen bonding. Which shows stronger hydrogen bonding? H2O या H2S? H2O में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि कब हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी? जब हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ होगा, ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ है, इधर सल्फर के साथ, दैट इज वाई AFNS स्पेशल कोर्स हमने अनाउंस कर दिया बेटा। 2 से 3 दिन में आप अपनी AFNS की मुकम्मल तैयारी कर सकते हो, और इन लेक्चर्स को लेने के बाद मैं आपको गारंटी दूंगा कि इंशाल्लाह आप 92% आप अपने टेस्ट को क्लियर कर सकते। मिलेंगे 3 बेसिक नॉन वर्बल के लेक्चर्स आपके सामने आ रहे हैं। बेसिक नॉन वर्बल के 3 लेक्चर्स। अक्सर कैंडिडेट्स जो फेल होती हैं, अपने टेस्ट को फेल करती हैं, वो नॉन वर्बल की वजह से करती हैं। फिर उसके बाद एक लेक्चर स्पेशल पर्सनैलिटी का मिलेगा, जिसके साथ प्रैक्टिस MCQs आपको PDF की फॉर्म में मिलेंगे इंशाल्लाह। आफ्टर दैट आपको मिलेंगे नॉन वर्बल के 3 स्पेशल लेक्चर्स। 3 बेसिक और 3 स्पेशल लेक्चर्स करने के बाद आपका नॉन वर्बल पोर्शन 100% क्लियर होगा। आफ्टर दैट आपको मिलेंगे 3 स्पेशल वर्बल के लेक्चर्स। 3 स्पेशल के वर्बल लेक्चर्स लेने के बाद कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इन लेक्चर्स से बाहर होगा। एंड आफ्टर दैट आपको एक फाइल और एक लेक्चर मिलेगा AEE का, जो एकेडमिक के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स हमें पहले से फॉलो करते हैं हमारे पुराने चैनल से, उनको पता है कि AEE कितना इंपॉर्टेंट होता है फॉर एकेडमिक। 0306689208 इस पे आप कांटेक्ट करके क्लासेस की डिटेल ले सकते हो। डिटेल क्या लेनी? 3250 रुपीज इसकी फी है। आप अपनी फी पे करें, इसी नंबर पे जायज कैश इजी पैसा बना हुआ है, फी पे करके मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दें, आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा और उसी दिन आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। दैट्स H2O में स्ट्रॉन्ग है, H2S में स्ट्रॉन्ग नहीं है।
Which molecule has an ideal tetrahedral geometry? That is CH4 sp3 hybridized होता है और इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। BF3 की ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लानर है, ट्राइगोनल प्लानर। CO2 की मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री लीनियर होती है बेटा। और NH3 का जो मॉलिक्यूलर शेप है दैट इज ट्राइगोनल पिरामिडल। Which species has tetrahedral electron pair geometry but tetrahedral pyramidal molecule shape? That is NH3। इसको देखिएगा। H2O की जो मॉलिक्यूलर शेप है वो V शेप्ड है या बेंट है। BF3 की ट्राइगोनल प्लानर है। CH4 की टेट्राहेड्रल है। Mitochondria are known as the powerhouse of the cell because they mainly produce ATP। और किस तरह से? ए सेलुलर रेस्पिरेशन की मदद से। ये भी आप लोगों ने देखना है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, वेयर डज द क्रेब्स साइकिल अक्कर? वेयर डज द क्रेब्स साइकिल अक्कर? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ये क्वेश्चन भी DI खान सेंटर में आई थिंक सो आया है, ये वाला। अच्छा, ये क्वेश्चन आ सकता है, वेयर इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है वो माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में होती है, ठीक है। विच ऑर्गेनेल कंटेन्स इट्स ओन DNA एंड राइबोसोम्स? माइटोकॉन्ड्रियन। ओके, विच ऑर्गेनेल कंटेन इट्स ओन DNA एंड राइबोसोम्स? मैं अभी लेक्चर पढ़ा रहा हूं, ठीक है बढ़िया। Okay. Which organelle contains its own DNA and ribosomes that are called as mitochondrion? Okay. Which plant organelle also contain its own DNA? Chloroplast. Which organelle is major site of aerobic respiration? Mitochondrion. Which mitochondrial structure contains the electron transport chain? Inner membrane crystal. नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन? दैट मे बी आई थिंक सो बीटा ऑप्शन, पैरोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये एमसीक्यूज मैंने पढ़ाया हुआ है पेड कोर्स वालों। वेयर डज अल्ट्राफिल्ट्रेशन अकर इन नेफ्रॉन ग्लोमेरुलस? विच पार्ट हेल्प्स एस्टेब्लिश टू मेडुला कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लूप ऑफ हेनल? पेपर में आज ये भी एमसीक्यूज आया था। ADH mainly increase water reabsorption in which center? Collecting ducts। बेटा जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज है ये छोड़ने नहीं है, ये पेपर में आएंगे, मैं कह रहा हूं ये पेपर में आएंगे आएंगे आएंगे। विच स्टेटमेंट अबाउट असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ एनल इज करेक्ट? इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेनली कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर एंड हंगर? हाइपोथैलेमस बॉडी टेम्परेचर को, हंगर को और हेमोस्टेसिस को कंट्रोल करता है, ठीक है। अच्छा, रेगुलेट करता है थ्रस्ट को हाइपोथैलेमस। एंडोक्राइन कंट्रोल थ्रू द पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस। पोस्चर और बैलेंस को सेरिबलम। ये भी पेपर में आया हुआ है जी, आज ही आया ये भी, सेरिबलम वाला। ये आगे नीचे। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन प्राइमरली कोऑर्डिनेट पोस्चर, इक्विलिब्रियम एंड फाइन मस्कुलर मूवमेंट्स? दैट इज सेरिबलम। बॉडी टेम्परेचर हाइपोथैलेमस। ये भी आज ही पेपर में मेरा ख्याल आया है, मैंने देखा नहीं है लेकिन मुझे लग रहा है आ जाएगा। Respiratory and cardiac centers are mainly located in which region? Medulla oblongata. Higher thinking of voluntary actions are primarily controlled by cerebrum. During which stage of meiosis does crossing over mainly occur? Pachytine of prophase 1. During which stage does synapses of homologous chromosomes mainly occur? Zygote. During which stage do chesmata become clearly visible? Diplotin. During which stage do homologous chromosomes separate? Anaphase 1. Which hormone raise blood calcium concentration? That is parathyroid hormone. Parathyroid hormone increase blood calcium through effects on bone, kidneys and vitamin D activation. Which hormones lower blood calcium concentration? That is calcitonin. दोनों आने चाहिए आपको, कौन इंक्रीज करता है कौन लोअर करता है? पैराथायराइड हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड? पैराथायराइड ग्लैंड। Calcitonin is mainly secreted by which cell? Thyroid C cells.
Which cells directly secrete antibodies? Plasma cells. Antibodies are also called immunoglobulins. Which lymphocytes differentiate into plasma cells? B lymphocytes. Which immunoglobulin is most abundant in blood? IgG. An increase in carbon dioxide concentration cause the ऑक्सीहेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व टू शिफ्ट राइट। इसको भी आप देख लीजिएगा। जबड़े दर्द करना स्टार्ट हो गए। आज सुबह से बोल ही रहा हूं बच्चों के साथ। विच एंजाइम ब्रेक्स डाउन हाइड्रोजन peroxide into water and oxygen? That is catalase. Approximately what percentage of resting cardiac output goes to the kidneys? 20 to 25%. Oxygen in human blood is transported mainly by hemoglobin. ऑक्सीजन के लिए होती ही हेमोग्लोबिन है। हेमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में होती है और हेमोग्लोबिन में बेसिकली आयरन होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। हीम आयरन। विच पार्ट ऑफ हेमोग्लोबिन बाइंड्स ऑक्सीजन? हीम आयरन। अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कैन वन हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बाइंड? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। Which endocrine gland is commonly called the master gland? That is called as pituitary gland. Which hormone from the pituitary stimulates thyroid gland? TSH. Which pituitary hormone stimulates adrenal cortex? ACTH. ACTH. Which hormone promote body growth? That is growth hormone. A male receive his X chromosome from his mother. X chromosome हमेशा मदर से आता है और Y क्रोमोसोम फादर से, क्योंकि मेल है। अगर फीमेल होता, अगर वो मेल की जगह पे फीमेल दे देते तो आइदर पेरेंट होता इक्वली, फिर वो फीमेल से भी आ सकता था, मेल से भी आ सकता था। अब मेल है तो एक्स आया मम्मा से, वाई आया पापा से, तो बन गया मेल। अब यहां पे एक्स मम्मा से ही आया क्योंकि वाई पापा से आ गया। फीमेल में क्या होता है? एक्स मम्मा से आया, एक्स पापा से आया, तो फीमेल बन गई। ठीक है, और ये कुछ अब एमसीक्यूज हैं जो आपने खुद देख लेने हैं। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट भी होनी चाहिए हमारी। स्पेशल कोर्स बेटा हमारा स्टार्ट है 2 से 3 दिन में। अगर आप अपनी तैयारी करना चाहते हो, मैं गारंटी दूंगा 92% पासिंग की कि आपका टेस्ट क्लियर होगा। 3250 रुपीज जस्ट इसकी फी है। इस नंबर पे आप जैज कैश करें, इजी पैसा करें, जो भी आप करना चाहें करें और इन क्लासेस को ज्वाइन करें। बेटा इंशाल्लाह इसमें आपको टोटल मैं 11 लेक्चर्स दूंगा। 92% गारंटी होगी टेस्ट पास करने की। दैट्स इट, और कुछ नहीं। अब मैंने 2-4 चीजें और बतानी है कि टेस्ट क्यों फेल हो रहा है। पहली चीज है बच्चे प्रेशर ले, फेल होती हैं कैंडिडेट्स 20, पास होती है 1। तो वो जो और कैंडिडेट्स होती हैं वो प्रेशर, पता नहीं कितना मुश्किल है कितना मुश्किल है, कुछ नहीं होता। आज मेरी 12 कैंडिडेट्स ने टेस्ट पास किया, 2 ने फेल किया, नो इशू। कुछ होती है फेल वाली भी। मुल्तान में एक इशू आ रहा है, मुल्तान में ये इशू आ रहा है कि मुल्तान में जो कैंडिडेट्स आते हैं ना टेस्ट देने, उनकी हाइट 5 फीट 2 इंचेस ले रहे हैं। उनको गलती है, वो हो जाएगी क्लियर 1 आध दिन में। दूसरा, मुल्तान में नहीं, पेशावर में, पेशावर में कंप्यूटर का इशू चल रहा है। तो उन्होंने आज भी टेस्ट लेना बंद कर दिया था और अगली डेट दे दी थी। हो सकता है पेशावर वाले कैंडिडेट्स कल टेस्ट देने जाओ तो उनको भी टेस्ट डेट आगे कर दी जाए। ओके, ये आज की कुछ न्यूज थी और कुछ एमसीक्यूज थे जो हमने क्लियर किए अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे दे इजाजत, मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन इतना डिटेल एक्सपीरियंस आखिरी दफा है। अस्सलाम वालेकुम।